क्या बता रही थी आपको? कहाँ? इट्स ओके बेटा, चलिए बताओ कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, क्या टॉपिक था, क्या समझा रही थी मैं आपको? हाँ, निचली परत के बारे में मैंने ये बताया था कि जो बाहरी त्वचा होती है कि जो कोशिकाएं हैं उसको बनने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है बेटा? 28 से 30 दिन। और अगर कोई डिजीज़ की स्टेज है या कोई त्वचा संबंधी रोग है तो उसमें 8 से 10 दिन लगेंगे। ठीक है, अब जो है मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ डर्मिस यानी कि निचली परत, और उसको हम कहते हैं भीतरी परत। इसके भी जैसे उसके 2 पार्ट थे, इसके भी 2 पार्ट हो रहे हैं फर्दर डिवाइडेड। एक जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं उभरा हुआ क्षेत्र और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं जालीदार क्षेत्र। तो जो निचली परत है वो 2 भागों में डिवाइड होती है या इसके 2 क्षेत्र होते हैं। पहला कौन सा होगा? उभरा हुआ क्षेत्र, और दूसरा कौन सा होगा? जालीदार क्षेत्र। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम ये समझेंगे कि उभरा हुआ क्षेत्र क्या होता है और जालीदार क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो कराने जा रही हूँ उभरा हुआ क्षेत्र, जिसको हम पैपिलरी रीजन बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो क्षेत्र होता है ये संयोगी ऊतकों से बनता है। किससे बनता है? संयोगी ऊतकों, और संयोगी ऊतकों को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हाँ जी बेटा, सुनाई दिया? निचली परत का निचली परत का हम जो कर रहे हैं वो डर्मिस कर रहे हैं, जिसको निचली परत कहते हैं। और निचली परत के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज उभरा हुआ क्षेत्र और सेकंड इज जालीदार क्षेत्र। ठीक है, जो उभरा हुआ क्षेत्र है वो मैं आपको करा रही हूँ, और उसमें मैंने आपको बताया है कि यह जो क्षेत्र है वो संयोगी ऊतकों से बनता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज से बनता है। हाँ जी, इतना सुनाई दिया? हाँ, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते क्या हैं? अब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये एक, जैसे आपने वो देखा ना, बहुत सारे धागे आपस में संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे तंतु जो आपस में जुड़े हों, ठीक है, उनको हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे तारों का बहुत ज़्यादा आपने जाल जैसा देखा होगा जो एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, उस तरीके के ये तंतु होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं। ये बहुत सारे फाइबर्स यानी कि बहुत सारे रेशों से मिलकर बनते हैं। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। आपकी सेल यानी कि कोशिका, दूसरा होगा आपका प्रोटीन, और तीसरा आपका होगा फाइबर। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोगी ऊतक हैं, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं। किस किस से? सेल से, प्रोटीन से और फाइबर से। समझ आया? हाँ जी बेटा। हाँ, अच्छा, अब जो है ये जो संयोगी ऊतक होते हैं या कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये लचकदार रेशे होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इनमें क्या पाई जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। तो हम इनको कह सकते हैं कि जो संयोगी ऊतक हैं या कनेक्टिव टिश्यू हैं वो कैसे होते हैं? लचकदार रेशे होते हैं, जो कि त्वचा को क्या बनाते हैं? स्ट्रोंग बनाते हैं और लचीला बनाते हैं। आप अगर अपनी स्किन को टच करके देखोगे तो वो आपको फ्लेक्सिबल सी नज़र आएगी, या आपको उसके अंदर अगर आप उंगली लगाओगे तो वो थोड़ी सी अंदर दब जाएगी। क्या ऐसा होता है? हाँ जी बेटा, होता है ना। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ये किसके कारण आती है? कनेक्टिव टिश्यू के कारण आती है, जो कि भीतरी त्वचा में पाए जाते हैं। क्योंकि हम भीतरी त्वचा कर रहे हैं, निचली परत कर रहे हैं, तो हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं? त्वचा को मजबूत बनाते हैं और उसको कैसा बनाते हैं? लचीला बनाते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इतना समझ में आया? हाँ जी। हाँ, आगे अब जो है इसमें, यानी कि ये वाला उभरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसमें उभार होते हैं। अब उभरा हुआ क्षेत्र यानी कि
नाम से ही हमें कुछ समझ में आ रहा है ना कि कोई चीज़ उभरी हुई है, क्योंकि हम उसको उभरा हुआ क्षेत्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है उभरे हुए कुछ सब्सटेंस या तंतु पाए गए हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ समान उभार होते हैं, यानी कि उभार पाए जाते हैं। और किसके समान पाए जाते हैं, जैसे हमारे उंगलियों के ये पोरवे होते हैं ना, जिनको आप पोरे कहते हैं, जो आगे वाला जो होता है, जहाँ पोरे ही कहते हो ना आप इनको, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, है ना। तो इतने साइज के जो है उभार पाए जाते हैं इस स्किन के अंदर, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं, अंकुरों के नाम से जाना जाता है। वो जो हम उभार, बेसिकली जिस उभार की बात कर रहे हैं, उन उभारों के नाम होते हैं और उनको हम किसके नाम से जानेंगे, अंकुर के नाम से जो है जाना जाता है या पुकारा जाता है। हाँ जी, क्लियर है। हाँ, अब जो है इन उभार की, जो अब हमने ये भी जान लिया कि उभार होते हैं, किसके आकार के होते हैं, जो उंगलियों के जो है हिस्से होते हैं, आगे के हिस्से होते हैं, उसके आकार के जो है उसके समान उभार होते हैं, और जिनको हम अंकुर कहते हैं, ठीक है। और इन उभारों की लंबाई कितनी होती है, इन उभारों की जो लंबाई है, सबसे बड़े उभार की लंबाई बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो उभार पाया गया है स्किन में, उसकी जो लंबाई है उभार की, वो कितनी होगी, 1/8 मिलीलीटर। कितनी होगी बेटा, सॉरी मिलीमीटर, 1/8 मिलीमीटर। हाँ जी, सुनाई दिया, मीटर 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 बेटा, मिलीमीटर, मिलीमीटर। जो सबसे बड़ा उभार पाया जाता है, हमने ये बात की ना कि इस स्किन में उभार होते हैं, ठीक है, और उन उभारों को अंकुर कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा उभार है पाया जाता है, उसकी लंबाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 1/8 मिलीमीटर होती है। और ये जो उभार होते हैं ना स्किन के अंदर, हाँ जी बेटा, हाँ जी लीजा पूछो, किसको बेटा, उभरे हुए क्षेत्र को पैलिपरी रीजन, पैपिलरी रीजन बोलते हैं इसको, पैपिलरी रीजन, PAPILLARY, पैपिलरी रीजन, REGION, पैपिलरी रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो उभार होते हैं, इन्हीं उभारों के कारण जो है हमारी उंगलियां, हथेलियां और पाँवों के तले जो रेखाएं बनती हैं ना, वो इन्हीं उभारों के कारण बनती है, जो कि हर इंसान में अलग पाई जाती है। अब देखो, आप सबने अपनी अपनी रेखा अगर आप आपस में मिलाओगे तो सबकी अलग मिलेगी, क्या किसी की सेम मिलेगी, सेम होती है हमारी रेखाएं, अलग अलग होती है ना। तो वो इन्हीं उभारों के कारण जो है हमारी रेखाएं बनती हैं, कहाँ की, उंगलियों की, हथेलियों की और पाँव के तल के रेखाएं जो हैं वो बनती हैं, जो कि हर व्यक्ति की अलग होती हैं। इतना आपको समझ में आया। हाँ, हम उभरा हुआ क्षेत्र कर रहे हैं, पैपिलरी रीजन कहते हैं इसको। ये जो उभरा हुआ क्षेत्र है, ये किससे बनता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके जो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये कैसे होते हैं, लचकदार रेशे होते हैं, जो कि हमारी स्किन को क्या बनाते हैं, क्या बताया मैंने अभी आपको, मजबूत और लचीला बनाते हैं। और ये जो त्वचा के जो है, हाँ, इसमें उभार पाए जाते हैं, उंगलियों के समान जो है उभार पाए जाते हैं, जिनको हम किसके नाम से कहते हैं, अंकुर के नाम से पुकारते हैं या अंकुर कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा उभार है, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, हाँ हाँ, 1/8 मिलीमीटर होती है। और इन्हीं उभारों के कारण जो है उंगलियों, हथेलियों और तलवों की रेखाएं बनती हैं, जो कि हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं। इट इज़ क्लियर। हाँ जी, हाँ। अब जो है इसकी जो सतह होती है, इसकी जो सतह, सबसे पहले तो जिनके भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दीजिए।
अब ये जो उभरा हुआ क्षेत्र है, इसकी अगर हम सतह की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी, अब जब हम बाहरी त्वचा की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, रक्त वाहिकाएं नहीं होती, ठीक है, नर्व सेल्स नहीं होती। लेकिन जो हमारी भीतरी त्वचा है, जो मैं आपको अब पढ़ा रही हूँ, उसके अंदर हमारी जो है रक्त वाहिकाएं भी पाई जाती हैं और नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं, यानी कि तंत्रिका सूत्र भी पाई जाती हैं। तो जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है उसी के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं भी होती हैं, रक्त कोशिकाएं भी होती हैं और क्या होती हैं, तंत्रिका सूत्रों का जाल भी होता है। ठीक है, तो इस सतह में यानी कि उभरे हुए क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं और जो है तंत्रिका सूत्रों का जाल भी पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है, हमारी स्किन को न्यूट्रिशन देता है, यानी कि पोषण प्रदान करता है। और क्या करेगा, देखो रक्त कोशिकाएं तो क्या करेंगी, हमारी स्किन को पोषण देंगी, ठीक है। और जो हमने तंत्रिका सूत्रों की बात की है, वो तंत्रिका सूत्र जो हैं वो क्या करेंगे, संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगे हमारी स्किन में, ताकि अगर हमें, देखो संवेदनशीलता क्या होती है, जब हमें ठंडा लगता है, गर्म लगता है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो वो हमें महसूस देता है, महसूस होता है। हाँ, तो वो जो महसूस होता है वो हमें इन्हीं जो है तंतुओं के कारण होता है, तंत्रिका सूत्रों के कारण होता है बेसिकली। ठीक है, तो हमने ये कहा है, यानी कि इसमें आपकी बुक में जो है वो ये लिखा हुआ है कि जो उभरा हुआ क्षेत्र है उसमें क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं और क्या होती हैं, तंत्रिका सूत्र होते हैं। रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण देती हैं स्किन को, और जो है तंत्रिका सूत्र क्या करेंगे, हमारी स्किन को संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगे हमारी स्किन में। हाँ जी, इतना समझ में आया। हाँ जी बेटा। अच्छा, ये जो तंत्रिका सूत्र होता है, तंत्रिका सूत्र का संबंध जो है सीधा किससे होता है, टच से होता है, स्पर्श से होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना कुछ नर्व सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम स्पर्श कणिका कहते हैं। कौन सी कणिका कहते हैं, कौन सी कणिका कहते, हाँ, स्पर्श कणिकाएं कहते हैं, जिसके कारण हमें छूने का आभास होता है। अगर हमारी स्किन के अंदर ये वाली कणिका ना मौजूद हो तो हमें छूने का को जो है आभास होगा ही नहीं। तो हमारी स्किन में बेसिकली ये वाली स्पर्श कणिकाएं होती हैं, तभी हमें जो है छूने का आभास होता है। और इस त्वचा को अगर ऊपर से रगड़ा जाए तो रक्त कोशिकाओं में जो रक्त संचार है, परिसंचरण है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर और भी इजी एग्जांपल मैं आपको दूं जिससे कि आपको ये चीज़ याद रह जाए, तो जब कोई बेहोश हो जाता है, मेरी आवाज़ कट हो रही है। हाँ जी बेटा, अभी भी नहीं आ रही क्लियर। मैम आपकी आवाज़ कट रही है। एक मिनट बेटा, अब आ रही है, सुना नहीं हमने अच्छे से, आपकी आवाज़ कट गई। अब आ रही है क्या बेटा, अब आ रही है। हाँ जी, ओके। तो कहाँ तक सुना आप मुझे वो बताओ, फिर मैं वहीं से आपको रिपीट करूँ। हाँ, तो स्पर्श कणिकाएं होती है जो हमें क्या करवाती हैं, छूने का आभास करवाती है। और यदि हम इस त्वचा को यानी कि उभरे हुए क्षेत्र को या जो हमारी निचली परत है उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जो रक्त का परिसंचरण है वो बढ़ जाता है। अब मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हाथ पैर रगड़ते हैं ना। तो हाथ पैर जो रगड़ते हैं वो इसीलिए रगड़ते हैं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाए। जनरली बेहोश का प्रोसेस यही होता है कि आपकी जो ब्लड नर्व्स हैं वो अगर रुक जाएं तो उसका सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए जो है हम जो है हाथ पैरों को रगड़ते हैं। ठीक है, तो अगर रगड़ जाए, इसमें ये है कि अगर इस त्वचा को रगड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रक्त परिसंचरण बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। और इन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो साधारण सा होता है, नॉर्मल आकार होता है इनका। ठीक है, परंतु जैसे जैसे ये कोशिकाएं ऊपर जाती हैं यानी कि ऊपरी वाली सतह पर आती हैं तो इनका जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, चौकोर और चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, हाँ,
जब ये कोशिकाएं बहुत नीचे रहती हैं तो क्या होता है, इनका आकार नॉर्मल होता है, साधारण सा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये कोशिकाएं ऊपर आने लग जाती हैं, स्किन यानी कि निचली सतह से थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगी, तो इनका आकार कैसा हो जाएगा, चौकोर और चपटा हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ, तो ये वाला जो हमने पार्ट किया वो हमने किया उभरा हुआ क्षेत्र, जो कि निचली परत का भीतरी परत जो कि हम डर्मिस कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको क्या बताया है, जालीदार क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर रीजन। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है वो उभार वाले हिस्से के नीचे होता है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है उसके नीचे होता है। हाँ जी लीजा। हाँ बेटा, वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेरा काम आपको बेसिकली समझाना है। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए, पढ़िए आप कहीं से भी। ठीक है, आप चीज़ों को जब समझ लेंगे तो आप जहाँ से भी पढ़ेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बेटा ठीक है, अभी मैं आगे करा दूँ। हाँ, तो जालीदार क्षेत्र हम करने जा रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है जो हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उभरा हुआ हिस्सा, उसके नीचे होता है। और इसमें इस वाले हिस्से में बेसिकली क्या पाई जाती है, वसा, यानी कि इसके अंदर, इस त्वचा के अंदर वसा युक्त तंतु पाए जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्वचा बनती है ये वसा युक्त तंतुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आया? कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम? कहाँ होता है ये जालीदार क्षेत्र? वेरी गुड। और इसमें क्या होता है, ये त्वचा किससे बनती है अगर मैं पूछूं तो? हाँ, वसायुक्त तंतुओं से बनी होती है, और इन तंतुओं की सहायता से ये मांसपेशियों तथा हड्डियों से जुड़ी रहती है। क्योंकि हम निचली परत की बात कर रहे हैं तो निचली और भी नीचे क्या होंगी, हमारी मांसपेशियां होंगी और हमारी हड्डियां होंगी। तो ये वाली जो ये जालीदार जो क्षेत्र है ये किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट हमारी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ा होता है, या जुड़ी रहती हैं। ये जो तंतु होते हैं, ये तंतु दबाव की संवेदना का भी अनुभव करते हैं। ठीक है, और इस सतह में वसा के, यानी कि जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं, फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं वो ढीले ढाले, यानी कि उनका ना बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, तो वो फैली हुई अवस्था में पड़े रहते हैं इस स्किन के ऊपर। ठीक है, एक आपको जाल जैसी, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको जाल जैसी तह एक बिछी मिलेगी, बहुत जो है किसी कोई मोटा मॉलिक्यूल होगा, कोई छोटा होगा, यानी कि किसी की शेप आपको कैसी दिखाई देगी। आवाज़ चली गई थी, कहाँ तक सुना बेटा आपने? नेट तो है मेरे। ओके, अगर आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इस वाली स्किन को, तो आपको जो फैटी जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या बिखरी हुई अवस्था में, फैली हुई अवस्था में दिखाई देंगे, यानी कि उसके जो तत्व होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट शेप के होंगे, उनकी कोई एक शेप नहीं होगी। कोई गोल दिखाई देगा आपको, कोई चपटा दिखाई देगा, कोई कैसा दिखाई देगा, कोई बैलून शेप दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जाल की तरह ढीले ढाले अवस्था में बिछे होते हैं, फैटी जो टिश्यूज होते हैं, वसा ऊतक जो होते हैं। समझ में आया? क्योंकि बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि इस त्वचा के अंदर क्या होता है, वसा तंतु होता है, या फिर ये त्वचा, अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है? हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है बेटा? आ रही है? ओके देन, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा।
ऐसा हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये वाली जो क्षेत्र होता है उसमें बेसिकली क्या वसा पाई जाती है या वसा से ये बनती है। तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि इस वाली सतह में जो वसा के ऊतक होते हैं, फैटी टिश्यूज़ जिनको बोलते हैं, वो ढीले ढाली जाल की तरह बिछे होते हैं इस सतह पर। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। और जो है हमारे शरीर के जो आंतरिक गड्ढे हैं, यानी कि जहाँ भी स्थान खाली रह जाएगा ना, वहाँ पे ये स्किन जाके अपने आप उन गड्ढों को भर देगी, या फिर वो फैट के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो वहाँ पे अपने आप जो है उस जगह को भर देगी। इसीलिए जो है हमारी स्किन हर जगह से इक्वल दिखाई देती है, यानी कि समान दिखाई देती है। समझे? हाँ जी मैडम। सेकेंड, ये वाली जो सतह होती है यानी कि जालीदार जो क्षेत्र होता है, ये शरीर की गर्मी को भी बनाए रखने का काम करता है, क्योंकि जो फैट होता है यानी कि वसायुक्त तो तंतु होते हैं, वो गर्मी के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर होते हैं। जब व्यक्ति ठंडे वातावरण में जाएगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहाड़ों पे चले गए, बहुत ठंड है वहाँ पे, तो ये तंतु क्या करेंगे, ये फैल कर पसीने की ग्रंथि को जो है पसीने की ग्रंथियों के सामने आ जाएंगे और उस पसीने को बाहर नहीं आने देंगे। देखो, जब हम कहीं किसी ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमें पसीना आता है, वो इसी कारण नहीं आता क्योंकि ये वाली जो सतह है ये क्या कर देती है, ये फैल जाती है और फैल के जो भी हमारी पसीने वाली ग्रंथियाँ होती है ना, उनके ऊपर चली जाती है, और जब उनके ऊपर चली जाएगी तो हमारा जो पसीना है वो बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ जी ऋतु, ओके बेटा, जाओ बेटा। हाँ जी, समझ में आया आपको? जो बाकी बच्चे हैं वो बताओ, क्या बताया मैंने? कौन बताएगा मुझे अच्छे से? बताओ, मैं क्या होता है, नाम नहीं है? हाँ बोलो बोलो प्रियंका। आपने ये बताया कि जो पसीना होता है, ये जो ऊतक होता है, ये शरीर की गर्मी को भी नियंत्रण रखता है। ये जैसे ठंड जाती है तो ये पसीने को बाहर नहीं निकलने देता है। हाँ, ये क्या करता है, फैल कर जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि होती है ना, उनके ऊपर आ जाता है, और जिससे कि हमारा पसीना बाहर नहीं आता, वो रुक जाता है। इसीलिए जब भी हम ठंडे स्थान पर जाते हैं तो हमें जो है क्या नहीं लगती, गर्मी, पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं लगती, यही रीज़न होता है। ठीक है, जिससे कि हमारी जितनी भी गर्मी है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहती है। इसके विपरीत जब हम जो है बहुत ज़्यादा अधिक भारी कार्य करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है? बताओ, जब आप भागते हो, दौड़ते हो, या सीढ़ियाँ चढ़ के क्लास में जाते हो, ठीक है, या फिर बहुत तेज़ भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर आपको पसीना आता है ना? हाँ, तो उसका रीज़न ये होता है कि उस टाइम पे देखो, ठंडे स्थान पे जाएंगे तो ये जो ऊतक होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, ये फैल जाएंगे, लेकिन अब जो हैं ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। और जब ये सिकुड़ जाएंगे, जब ये हमारी पसीने वाली ग्रंथियों पे नहीं होंगे, तो डायरेक्टली क्या निकलेगा हमारी बॉडी से? पसीना। तो यही रीज़न होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा भारी काम करते हैं, तो फिर ये जो तंतु होते हैं ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और यही रीज़न है कि हमारा जो पसीना है हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। और जब वो भाप बनकर उड़ने लग जाता है तो फिर हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। कई बार अगर हमें पसीना भी आया होता है ना, और अगर हम हवा कर लें या हवा चल जाए तो हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। हाँ, तो वो एवापोरेशन हो रहा होता है पसीने का, यानी कि पसीना जो है उस टाइम हमारा भाप बनकर उड़ रहा होता है, तब उस स्टेज में हमें जो है ठंडा लगता है। यदि त्वचा की यह सतह कार्य ना करती तो जस्ट इमेजिन कि क्या होता, हम तो मर ही जाते। अगर जो है गर्मी सारी मतलब हाँ, सर्दी में जो है वो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता और गर्मी में भी, ठीक है, तो उसके कारण इंसान का जीना ही मुश्किल हो जाता। इसीलिए स्किन का भी एक अपना ही इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें भी डर्मिस का, जो ये वाली त्वचा हम पढ़ रहे हैं ना, इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ये देखो कितने फ़ायदे हमने अभी पढ़े इसके। समझ में आया आपको? हाँ,
और डर्मिस त्वचा में रक्त परिसंचरण के कारण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही त्वचा के सभी भागों में क्या पहुंचता है, पोषण पहुंचता है। यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर रक्त कोशिकाएं होती है, तंत्रिका सूत्र होते हैं। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो क्या काम करती हैं, हमारी स्किन को पोषण देती हैं, यानी कि न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। क्लियर है बेटा आपको इतना? हाँ जी, तो मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो निचली परत अथवा भीतरी परत पढ़ाया है, ठीक है, जिसको डर्मिस कहते हैं इंग्लिश में, जो कि स्किन का सेकंड पार्ट है। इसके भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, पहला है उभरा हुआ क्षेत्र और दूसरा है जालीदार क्षेत्र। अब ये दोनों ही क्षेत्र मुझे कौन बच्चा बताएगा? पहले एक एक करके बता दो। उभरा हुआ क्षेत्र कौन बताना चाहता है? बताओ रश्मि, वेरी गुड। वेरी गुड। इसके अलावा इसमें क्या होता है, स्पर्श करने का भी पाए जा, हाँ, टचिंग वाला जो मैंने बताया है। और अगर हम इसको ऊपर से रगड़ेंगे तो इसका क्या बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और हाँ, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनका जो आकार है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आती हैं वैसे वैसे कैसा हो जाएगा, चकोर और चपटा हो जाएगा। हाँ जी, ये वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी बेटा, आ गया सबको? अच्छा, सेकंड जालीदार क्षेत्र कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, खुद से बोलो, कौन बताएगा? सुकन्या, आपने नहीं पढ़ा? बताओ फिर जालीदार क्षेत्र क्या होता है? जालीदार क्षेत्र उभरे हुए क्षेत्र के नीचे होता है। ये वसायुक्त तंतुओं से बनती है। इसकी वसायुक्त तंतुओं के कारण मांसपेशियों तथा हड्डियों से जुड़ी रहती है और उसमें दबाव की संवेदनात्मक है। माइक्रोस्कोप से देखने के करीब टिश्यू फैली हुई अवस्था में होते हैं जो ढीले जाल की तरह दिखते हैं। और वसायुक्त तंतु खाली स्थान पर भर देते हैं जिससे हमारी त्वचा एक समान दिखाई देती है और ये गिरनी पैदा करने में सहायक होते हैं। कैसे सहायक होते हैं, क्या रीज़न बताया मैंने? ये फैल कर पसीने वाली ग्रंथि के ऊपर आ जाता है जिससे पसीने को बाहर नहीं आने देता, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है। गर्मी ज़्यादा लगती है? इससे ठंडक लगती है इससे। हाँ, आगे इसके अलावा क्या बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, भारी काम करते हैं, तो फिर ये तंतु क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा पसीना बाहर आता है। और अगर ये सतह ना होती तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि डर्मिस जो त्वचा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही, यानी कि रक्त परिसंचरण के कारण ही सभी भागों को क्या मिलता है, हमारी सारी त्वचा को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, यानी कि पोषण मिलता है। हाँ जी, इतना क्लियर है आपको आज की क्लास का? आगे करना है या कल करना है? हाँ जी बताओ, करा दूँ? अच्छा, कल एक एक करके बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। कल करना है?